अर्पिता और प्रशांत दोनों ही अपने शुरू हुए राबता को एहसासों के जरिए जी रहे हैं। अर्पिता अपने कमरे में इस गाने पर प्रशांत जी के साथ कल्पना लोक में कपल डांस कर रही है। वहीं प्रशांत जी गिटार ट्यून करते हुए गुनगुनाते हैं। गुनगुनाते हुए उन्हें आभास होता है जैसे अर्पिता वहीं उनके सामने ही है। स्टूडेंट्स के बीच में बैठ मुस्कुराते हुए तालियों के साथ उस गाने को एंजॉय कर रही हैं। गाते हुए प्रशांत जी अपना गिटार रखते हैं तो सभी लर्नर्स खड़े होते हुए तालियों के साथ प्रशांत जी से कहते हैं, वंस मोर सर, प्लीज वंस मोर। प्रशांत, ना, आज के लिए इतना ही। अब आप सभी प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे मैं गाइड करता जाऊंगा बिल्कुल वैसे ही ट्यून करते जाना। ओके गाइस? यस सर, सभी ने एक साथ कहा। प्रशांत जी एक बार फिर से गिटार ट्यून करते हैं और एक एक शब्द स्पष्ट तौर पर अपने स्टूडेंट्स को बताते जाते हैं, जिसे वो आत्मसात करते जाते हैं। उधर हमारी अर्पिता भी खुशी खुशी डांस करने में लगी होती है कि तभी कमरे में किसी काम से किरण वापस आ जाती है और वो अर्पिता को ऐसे खुश देख दरवाजे पर ही हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। अर्पिता किरण को नोटिस ही नहीं करती, वो तो बस बिंदास हो गुनगुनाने के साथ साथ अपने ख्यालों की दुनिया में घूम रही है। डांस करते करते अर्पिता पीछे टर्न लेती है और उसकी नजर किरण पर पड़ती है। किरण को देख वो हड़बड़ाकर रुक जाती है और पलटकर छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगती है। अर्पिता कुछ सोच, आज तो किरण को पूरे मजे लेने का मौका मिल गया। ओ गॉड जी, हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ छुपें? कहते हुए अर्पिता बेड से चादर उठा उसी पर ही मुंह ढककर लेट जाती है और उसकी ये हरकत देख किरण जोर से हंसने लगती है और उसके पास आते हुए कहती है, अच्छा, मुझे तो तुम बिल्कुल दिख ही नहीं रही हो। किरण उसके सिरहाने आती है और अपने हाथों से उसके मुंह से चादर हटाती है। अर्पिता कसमसाते हुए कसकर चादर पकड़ लेती है और ये देख किरण कहती है, छुपने के लिए बेड की जगह कौन ढूंढता है अर्पिता, और तुम अभी के अभी बाहर आ रही हो कि नहीं? अर्पिता चादर के नीचे से ही नाव में गर्दन हिला देती है। देखो, एक बात फिर से कह रही हूँ, बाहर आ रही हो कि नहीं? किरण ने नकली गुस्सा करते हुए अर्पिता से कहा और मन ही मन बड़ी खुश होती है। अर्पिता, जिसे अपनी ही हरकत पर शर्म आ रही है, वो चादर से बाहर निकलने से मना कर देती है और उसकी ना सुनकर किरण उठती है और अर्पिता के पैरों की तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाती है और बैठे ही बैठे घुटनों के बल चलते हुए अर्पिता के सर पर आकर बैठ जाती है। जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होती तो अर्पिता अपने दोनों हाथों को आंखों के सामने कर चादर धीरे से हटाती है। किरण इसी का तो इंतजार कर रही है। वो झट से चादर का सिरा पकड़ती है और खींचकर उसके पैरों की ओर फेंक देती है। ओ नो, कहते हुए अर्पिता फौरन उठती है और 2 छलांग में बेड से नीचे उतरती है और सिर पर पैर रख कमरे से बाहर भाग जाती है। अर्पिता, सुनो तो, अर्पिता, कह किरण भी उसके पीछे लपकती है। लेकिन अर्पिता जो कमरे से भागी, फिर तो वो हॉल में बीना जी और दया जी के पास ही जाकर रुकती है और उन्हें देख चुपचाप मासूम सा फेस बनाकर बैठ जाती है। किरण भी अर्पिता के पीछे पीछे आकर उसके पास ही बैठ जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, क्या लगा तुम्हें कि तुम यहाँ कर बैठ जाओगी तो बच जाओगी? नहीं, यहाँ से निकलकर जैसे ही तुम कमरे में पहुंच जाओगी ना, तब मैं देखूंगी कि मेरे सवालों से तुम बचती कैसे हो। मैंने तो कुछ कहा सुना नहीं और तुम खुद से ही मुझसे भागी भागी फिर रही हो। जरूर कोई ना कोई बात तो है ही। हाँ, कहते हुए किरण हंसने लगती है। बीना जी अर्पिता को देख कहती हैं, अच्छा किया लाली जो तुम आ गई। मुझे बताना था कि किरण का रिश्ता तय हो गया है। सभी फंक्शंस के मुहूर्त वगैरह देखकर विवाह की तारीख भी छट गई है। 4 महीने बाद की तारीख निर्धारित हुई है। अब सबको अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वाह मासी, क्या बात है, यानी हमारी किरण 4 महीने बाद पराई हो जाएगी। अर्पिता किरण की ओर देख उसे गले लगा नौटंकी करते हुए कहती है, तुम बड़ा याद आओगी किरण। किरण उसकी बात सुन गुस्से का अभिनय कर कहती है, बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं ब्याह कर चांद पर घर बसाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी लखनऊ में। और अर्पिता से कहती है, वैसे मेरे जाने के बाद नंबर तुम्हारा ही है, कहो तो लगे हाथ तुम्हारी बात भी माँ से कर ही देती हूँ, सही रहेगा ना? ए चुप कर यार, कितना बोलती है, हमें अभी बख्श दे, पहले तुम हमें अपना हालचाल बताना, अगर सब सही रहा तब हम सोचेंगे। दोनों बहनें ऐसे ही एक दूसरे से चुहलबाजी करती रहती हैं। बीना जी दोनों को देख मुस्कुराती हैं और किरण से कहती हैं, किरण चलो चलकर रसोई में मेरी मदद करो, और अर्पिता तुम अभी जाकर पढ़ाई करो, आधे घंटे बाद नीचे आ जाना, ठीक है? जी मासी, कहकर अर्पिता अपने कमरे में चली जाती है और झट से दरवाजा बंद कर कहती है, शुक्र है कुछ देर के लिए तो हमें किरण की छेड़खानी से छुटकारा मिला, अगर यहाँ होती तो सच में सुना सुनाकर हमें शर्मसार ही कर देती। हम बिना 1 नंबर की झल्ली हैं, क्या जरूरत थी ऐसे मस्त मगन होकर डांस करने की? माना कि हम म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम कहीं भी शुरू हो जाएं। 1 मिनट, ये हम खुद को दिलासा दे रहे हैं या फिर अपने डर को छिपा रहे हैं कि कहीं किरण हमारे मन की बात किसी के सामने ना बोल दे? अर्पिता कमरे में इधर से उधर घूमते हुए कहती है, ओह गॉड, ये हम खुद से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हैं, हम तो ऐसे नहीं थे। ओह गॉड, ये प्यार का अनुभव तो सच में बड़ा ही विचित्र है। कल हम उससे कह रहे थे कि फुसफुसाना बंद कर, कोई पागल ना समझ ले, और आज हम खुद ही अकेले पगला रहे हैं। अर्पिता कुछ कर, स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग। ओह गॉड, कहते हुए वो सीधा बाथरूम में भागती है और मुंह पर ढेर सारा पानी उड़ेल लेती है और फिर टॉवल ले बाहर आ जाती है। उधर प्रशांत जी भी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं।
जहां उन्हें भी इस खुशखबरी के बारे में पता चलता है। ये बात सुनकर वो सोचते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, इसी बहाने मुझे अर्पिता को और अच्छे से जानने और समझने का मौका मिलेगा। मुद्दतों बाद कोई ऐसा मिला है जिसने मेरी यानी प्रशांत दी ग्रेट की अटेंशन चुराई है। कहते हुए वो मुस्कुराता है और अपने सोशल अकाउंट के पेज को ओपन करता है और कुछ लाइन लिखकर अपडेट करता है। यूं तो आदत नहीं मुझे मुड़कर देखने की, तुम्हें देखा तो लगा एक बार और देख लूं। गुलजार साहब। मोबाइल बंद कर वो एक तरफ रख देता है और कानों में हेडफोन लगाकर जगजीत साहब की कुछ गजलें सुनने लगता है। हमारी अर्पिता और किरण भी दोनों फ्री होकर अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए बातें करते हुए फोन चला रही हैं। किरण। अर्पिता, ये देख आजकल सोशल साइट्स पर तो कहीं खुशी कहीं गम वाला मौसम छाया है। ये देख मैंने कुछ ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, नेचर एजुकेशन से रिलेटेड। वहाँ भी कितने सारे ऐसे पोस्ट पड़े हैं जिनका उस ग्रुप के मकसद से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ है और लोग बड़ी ही खुशी से उन्हें वहाँ पसंद कर रहे हैं। हाँ किरण, इससे पता चलता है कि दुनिया में कितना गम है, कितना अकेलापन है। लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। उफ, शुक्र है हमारे पास तुम हो, हमारे दोस्त हैं, मासी हैं, सब मिलकर एक दूसरे की तकलीफ बांट लेते हैं। अर्पिता सोचकर मुस्कुराते हुए किरण से कहती है और अपना फोन बंद कर खुद भी किरण के साथ साथ सोशल साइट के ग्रुप को देखने लगती है। वो दोनों ही मस्त मगन फोन चला रही हैं कि तभी अर्पिता की नजर कुछ लाइंस पर जाकर ठहर जाती है। कुछ खट्टे कुछ मीठे से एहसासों के ये धागे, कुछ उलझे से तो कुछ सुलझे से, इन्हीं एहसासों से रूबरू कराते कुछ अल्फाज शान की कलम से। हे किरण, रुक ना, इस पर क्लिक कर। ये पेज का नाम क्या है? इश्क, द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन फीलिंग्स। अर्पिता ने किरण से कहा और ओके कहकर किरण उस पेज पर क्लिक करती है और फोन अर्पिता को पकड़ाते हुए कहती है, तू ये पकड़ और देख, मैं अभी आती हूँ, शायद मेरा दूसरा फोन रिंग हो रहा है। ओके, समझ गए हम, अर्पिता ने शरारत से कहा, जिसे सुन किरण उसके सर पर चपत लगाते हुए उठकर बालकनी में चली जाती है। अर्पिता उस पेज को देखती जाती है। कुछ पोस्ट पढ़ने के बाद वो कहती है, सच में सही नाम दिया है, इश्क, द डिवाइन ऑफ फीलिंग्स। वो अपने फोन से पेज सर्च कर उसे लाइक कर लेती है और किरण का फोन रख नींद के आगोश में चली जाती है। अगले दिन किरण कॉलेज जाती है जहां वो श्रुति और सात्विक से मिलती है और तीनों क्लास ले बगीचे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अर्पिता को बार बार ये एहसास हो रहा है कि उनके पास कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। वो चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। शायद वहम ही है। ये सोचकर अर्पिता अपने दोस्तों के साथ बातचीत में शामिल हो जाती है। उसकी बातों में शामिल होते ही अर्पिता के बेंच के पास खड़े झाड़ जैसे घने पौधों के पीछे से कुछ स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और घड़ी में समय देख वहां से कॉलेज के दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद अर्पिता अपने फ्रेंड्स को बाय कहकर कॉलेज से निकलती है। वो आदतन अपना फोन चेक करती है जिसमें बानी जी का मैसेज एक मिस्ड कॉल के साथ पड़ा होता है। बानी जी, अर्पिता लाली, मुझे किरण के साथ कुछ काम से हजरतगंज जाना है, तुम भी वहीं आ जाना। अर्पिता मैसेज को देखती है तो बीना जी को कॉल करती है। हेलो मासी, कहाँ हैं आप? हम कॉलेज से निकल आए हैं, आप हमें जगह बता दीजिए, हम वहीं पहुंच जाएंगे। बीना जी, लाली, हम लोग हजरतगंज के चौराहे के पास जो बड़ा सा रेस्टोरेंट है ना, अभी वहीं बैठकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। किरण ने बताया कि तेरे कॉलेज की क्लास तो खत्म हो गई होगी, तुम मार्केट में कहाँ परेशान होते फिरेंगे, इसलिए सोचा कि रेस्टोरेंट में बैठकर ही इंतजार कर लें। ठीक है मासी, हम अभी चारबाग पहुंच चुके हैं और बस उतरने वाले हैं, हम अभी कुछ ही देर में आपके पास पहुंच रहे हैं। अर्पिता कहती है, ठीक है लाली, बाय, कहकर बीना जी फोन रख देती हैं। अर्पिता चारबाग पहुंचकर ऑटो से उतर जाती है और ऑटो चेंज करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए अपनी कदम बढ़ाती है कि तभी ब्लैक रंग की एक वैन उसके सामने आकर रुकती है जिसमें कुछ नकाबपोश दरवाजा खोल और फुर्ती से अर्पिता को अंदर खींच दरवाजा बंद कर गाड़ी महिलाबाद रोड की ओर दौड़ा देते हैं। अर्पिता कुछ कहती या चिल्लाती उससे पहले ही उनमें से एक व्यक्ति उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। वो सभी अर्पिता को लेकर निकल जाते हैं। अर्पिता वैन में बेहोश पड़ी हुई होती है। उधर अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर लंच करते हुए प्रशांत जी की आंखों के सामने अचानक से अर्पिता का चेहरा आ जाता है। उनके मुंह से अचानक ही अर्पिता का नाम कैसे निकलता है और वो निवाला छोड़कर टिफिन बंद कर देते हैं। हाथ धोकर खड़े हो मन ही मन कहते हैं, ये इश्क की राहें आसान नहीं है, कहीं खुशी तो कहीं आंखों में नमी है। उनके एक ख्याल से ही उड़ जाता है चैन यहाँ। उधर हजरतगंज के एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई बीना जी अर्पिता को दोबारा से फोन करती हैं। रिंग जाती है लेकिन अर्पिता अटेंड नहीं करती है। शायद यही आसपास ही होगी, यही सोचकर वो दोबारा कॉल नहीं करती। वो नकाबपोश अर्पिता का बैग चेक करते हैं लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि अर्पिता का सेलफोन भी नहीं, क्योंकि अर्पिता ने सेलफोन अपनी कुर्ते की पॉकेट में रखा होता है और फोन साइलेंट मोड पर रखने के साथ साथ नो वाइब्रेट मोड पर डाला होता है, जिस कारण उनमें से किसी को भी शक नहीं होता है। 30 मिनट बीत जाने के बाद भी जब अर्पिता नहीं पहुंचती तो बीना जी अर्पिता को फिर से कॉल करती हैं, लेकिन इस बार भी उसका फोन नहीं उठता है और वो परेशान हो जाती हैं। उन्हें देख किरण उनसे कहती है, माँ आप परेशान मत होइए, कहीं जाम वगैरह में फंस गई होगी, पता तो है आपको कितना जाम लगने लगा है आजकल। किरण, अगर ऐसा होता भी तो अर्पिता तुरंत जवाब देती,
घर से फोन है ये जानकर वो इग्नोर नहीं करती है। 2 बार कॉल कर चुकी हूँ लेकिन दोनों ही बार उसने फोन नहीं उठाया है। न जाने क्यों मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा है। बीना जी ने परेशान होते हुए कहा। माँ आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी घर पर दादी को कॉल करके पूछती हूँ। शायद अर्पिता घर पहुंच गई हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो जाता है ना कभी कभी। मैं घर कॉल करती हूँ। हाँ लाली तुम बात करो, बीना जी ने कहा। किरण घर पर फोन करती है और बीना जी रेस्टोरेंट के बैरे को बुलाकर कॉफी का पे करने के लिए उसे आवाज देती है। किरण, हेलो दादी, मैं किरण बोल रही हूँ। वो अर्पिता का कॉल नहीं लग रहा। मुझे उससे पूछना था कि हम लोग उसके लिए क्या पैक करा लाएं। हम लोग अभी रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए हैं। दया जी, लाली अर्पिता तो अभी नहीं आई है तो फिर मैं कैसे उससे पूछ लूं? ओह ओके दादी, मैं खुद ही उसे फोन करके पूछ लेती हूँ। उस टाइम नेटवर्क नहीं आ रहा था, शायद अब आ गया हो। ओके दादी बाय, कहकर किरण फोन रख देती है और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देख बीना जी समझ जाती हैं कि अर्पिता अभी तक घर नहीं पहुंची है। किरण, माँ वो अर्पिता अभी तक घर नहीं पहुंची। मैं समझ गई लाली, मुझे अर्पिता की चिंता हो रही है क्योंकि वो समझदार होने के साथ साथ एक जिम्मेदार लड़की है। मैं एक बार फिर से कॉल करती हूँ, कहते हुए बीना जी अर्पिता को कॉल करने लगती हैं। उधर अर्पिता को होश आता है। वो चारों ओर देखती है। उसे आसपास पुराने बुने हुए लकड़ी के फर्नीचर, कहीं जंग लगा हुआ लोहा तो कहीं टूटी फूटी प्लास्टिक की कुर्सियां, मेज जिन पर धूल ऐसी जमी है मानो सालों से उन पर कपड़ा ही न मारा गया हो। इन्हीं के बीच में से एक बदबूदार गद्दे पर अर्पिता पड़ी है। उसके हाथ पीछे से बांध रखे हैं। चारों ओर देखते हुए उसकी नजर उसके बाएं एक लकड़ी की बेंच पर पड़ती है। वो खुद को रोल कर लुढ़काते हुए बेंच तक ले जाती है और जैसे तैसे कोशिश कर उठकर बैठ जाती है। रोल होने के कारण उसके हाथों की रस्सी की पकड़ ढीली हो जाती है, जिसे महसूस कर वो उसे खोलने की कोशिशें तेज कर देती है। बीच बीच में उसके कानों में आवाजें भी आती जाती हैं जो कुछ यूं होती हैं। भाई बंदी को तो हम लोग ले आए हैं, अब आगे बताओ करना क्या है। अर्पिता आवाज सुनती है तो उसे पहचान जाती है और वो मन ही मन कहती है, ये तो वही है कॉलेज के गुंडों में से एक। इसका मतलब कि हमारा अपहरण कॉलेज के उन्हीं स्टूडेंट्स ने किया है। मतलब ये लोग नहीं सुधरने वाले। हमने गलती की शिव्या के भाई को एक मौका देकर, उसी का परिणाम है जो हम यहाँ पर हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलकर ही हम उन लोगों को सबक सिखा सकते हैं। सोचते हुए अर्पिता दुगनी कोशिश करने लगती है। दूसरा बंदा कहता है, पहले उन दोनों को भी तो आ जाने दो, उसके बाद जो करना है मिलकर करेंगे। शिव ने तो उसे सिर्फ डराने के लिए उस लड़की की फोटो के साथ छेड़छाड़ की, और तो और हमें फोटो देखने तक नहीं दी, और उसकी वजह से हम भी बाकियों की नजरों में गिर गए। अब कारनामा हम सब करेंगे और भुगतेगा वो शिव और ये तीखी छुरी। हाँ भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। डिट्टो शिव के गेटअप में आए हो, कपड़े से लेकर स्टाइल सब कॉपी कर लिया है, और तो और इस लड़की का अपहरण भी उसकी ही वैन में किया है, और उन दोनों से शिव को बाकी दुनिया से दूर कर यहाँ लाने को कहा है ताकि तुम अपना काम कर यहाँ से निकल लो और सारा दोष आए शिव पर। कहते हुए वो हंसने लगते हैं। ओह गॉड, मतलब इन सब में शिव्या के भाई की कोई गलती नहीं है। जो भी हो रहा है वो इन लोगों की साजिश है। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। कहते हुए अर्पिता अपनी कलाई को हिलाना डुलाना तेज कर देती है, जिससे उसकी रस्सी खुल जाती है। थैंक गॉड, अर्पिता मन ही मन कहती है और झट से खड़े हो चारों ओर घूमकर बाहर जाने का रास्ता देखने लगती है कि तभी उसका हाथ उसके फोन से स्पर्श होता है और जिसे महसूस कर वो खुद का सर पीटते हुए कहती है, ओहो हम भी ना ये कैसी स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। हमारे पास हमारा फोन है, हम इससे मदद ले सकते हैं। बाकी रास्ता हम बाद में ढूंढ लेंगे। पहले किसी को बता तो दें हमारे बारे में। मासी, किरण सभी चिंतित हो रहे होंगे। सोचते हुए अर्पिता बिना देर किए अपना फोन निकालती है और उसमें उस जगह की लोकेशन किरण को भेज देती है। वो जल्दी जल्दी एक मैसेज टाइप कर लिख देती है, प्लीज हेल्प। तभी वहां आसपास कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और उन दोनों की आवाजें भी पास आती हुई सुनाई देती हैं। अर्पिता घबराकर जल्दी जल्दी फोन को वैसे ही अपनी पॉकेट में रख लेती है, जिस कारण उसकी उंगली कॉन्टैक्ट्स में श्रुति के नाम पर क्लिक हो जाती है और उसे कॉल लग जाती है। अर्पिता फुर्ती से आकर रस्सी उठाकर उसे हाथों से पकड़ वैसे ही बेहोशी का अभिनय करते हुए लेट जाती है। उधर श्रुति फोन रिंग होने पर उठाती है और हेलो कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अप्पू तुम फोन पर हो क्या? श्रुति कहती है, लेकिन उसे अर्पिता की आवाज तो सुनाई नहीं देती, बल्कि कुछ और ही आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उधर वो दोनों जब अर्पिता के पास आकर उसे देखते हैं तो उसे बेहोश देख एक बंदा दूसरे से कहता है, शुक्र है अभी तक बेहोश है, नहीं तो अभी तक यहाँ तांडव शुरू हो चुका होता। ये इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है ना कि आसानी से वश में नहीं आने वाली। दूसरा, जो शिव के बाद उन लोगों का बॉस होता है, वो उससे कहता है, हाँ तभी तो इसे यहाँ लेकर आए हैं, शहर से दूर। उनकी बात अर्पिता सुन रही होती है और मन ही मन कहती है, हमें झुकाना हर किसी के बस का नहीं। हम खामोश हैं क्योंकि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। उनमें से एक वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपना फोन नीचे रख अर्पिता के चेहरे के बिल्कुल सामने आ कहता है, बहुत गलत किया तुमने उस दिन हमारे साथ। अगर वो नहीं करती तो तुम आज यहाँ इस तरह नहीं पड़ी होती। अब गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। तो फिर कॉलेज में नहीं तो हमारा सब मजाक उड़ाएंगे और हम पर ताने कसेंगे। सो मिस तीखी छुरी, गलती की सजा तो तुम भुगतोगी। वहीं किरण के फोन पर अर्पिता का मैसेज पहुंच जाता है। किरण देखती है तो बीना जी से कहती है, माँ हमें महिलाबाद रोड पर इस जगह पहुंचना है। ये देखो अर्पिता ने लोकेशन भेजी है और साथ में लिखा भी है, प्लीज हेल्प।
मुझे तो लग ही रहा था लाली कि हमारी अर्पिता किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद को जाना चाहिए, बीना जी ने किरण से कहा और वो दोनों वहां से निकलकर महिलाबाद रोड पर जाने के लिए ऑटो पकड़ती हैं। वहीं श्रुति फोन पर सब सुन लेती है तो अर्पिता को लेकर चिंतित हो जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अर्पिता किसी परेशानी में है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है उसके साथ। क्या करूं मैं, कैसे उसकी मदद करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। क्या करूं, किससे मदद लूं? ओ गॉड, भाई, हाँ भाई से बात करती हूँ, प्रेम भाई को कॉल करती हूँ। नहीं श्रुति, वो इस समय त्रिशा के संग होंगे। प्रशांत भाई को कॉल करती हूँ, उन्होंने कहा भी था कि कोई भी परेशानी मैं उनसे बिना झिझके शेयर कर सकती हूँ। हाँ यही सही रहेगा। कहते हुए श्रुति अर्पिता की कॉल को होल्ड कर प्रशांत जी को कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले लेती है। भाई आई नीड योर हेल्प, श्रुति ने प्रशांत के कॉल उठाते ही कहा। प्रशांत जी श्रुति की बात समझ नहीं पाते हैं और वो उससे कहते हैं, क्या हुआ श्रुति, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? श्रुति, मेरी एक दोस्त है ना अर्पिता, वो किसी परेशानी में है। मुझे नहीं पता क्या परेशानी है, लेकिन वो परेशानी में है। उसका मेरे पास कॉल आया था, मैंने अटेंड किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वहां से कुछ और ही आवाजें आ रही हैं। मैंने आपका कॉल कॉन्फ्रेंस पर लिया हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उस तक पहुंचूं। प्लीज भाई कुछ कीजिए ना, प्लीज, श्रुति ने रिक्वेस्ट करते हुए प्रशांत जी से कहा। श्रुति की बात सुन प्रशांत जी के सीने में धक सी होती है, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें आसमान से नीचे उतार फेंका हो। तनाव और चिंता एकदम से चेहरे को जकड़ लेते हैं। क्या श्रुति, अर्पिता? बमुश्किल से ये चंद शब्द निकले। एक पल को तो उनकी आंखों के सामने अर्पिता का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्द में बदल जाता है और अंत में गायब हो जाता है। प्रशांत जी खुद को संभाल कर कहते हैं, तुम चिंता मत करो श्रुति, अर्पिता ठीक होगी। वो कमजोर नहीं है, सबसे अलग और बेहद मजबूत लड़की है। वो खुद को संभालना जानती है, बस हमें मदद के लिए उस तक पहुंचना है। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, तुम परेशान नहीं होना। मैं यहाँ से निकलता हूँ और कोशिश करता हूँ उसे ढूंढने की। कहते हुए प्रशांत जी अपनी बाइक की चाबी उठाकर केबिन से फुर्ती से निकल जाते हैं। क्या करूं, कैसे पता करूं अर्पिता के बारे में? नंबर की लोकेशन पता करवाता हूं, इसी से मुझे पता चल जाएगा। परम से कहता हूं, वो इस मामले में एक्सपर्ट है। सोचते हुए प्रशांत जी तुरंत परम को कॉन्फ्रेंस पर लेते हैं। प्रशांत जी, छोटे एक नंबर बता रहा हूं, जरा उसके बारे में पता करके बता कि इस समय ये नंबर कहाँ है, बहुत बहुत अर्जेंट है। परम, ठीक है भाई, आप नंबर सेंड कर दीजिए, मैं बस 2 मिनट में पता करवाकर आपको बताता हूँ। ओके, कह प्रशांत जी ने श्रुति से नंबर बताने को कहा। श्रुति परम को नंबर बोल देती है, जिसे प्रशांत जी भी याद कर लेते हैं। परम कॉल रखकर अपनी जानकारी का उपयोग करता है और कुछ ही मिनटों में पता लगाकर प्रशांत जी को कॉल कर कहता है, भाई ये नंबर तो महिलाबाद रोड पर थोड़ी सुनसान जगह के आसपास दिख रहा है। ओके थैंक्स छोटे, मुझे अभी निकलना होगा। बाय कहते हुए प्रशांत जी बाइक अपनी रफ्तार से दौड़ा देते हैं। श्रुति, ये भाई कहाँ है, कहाँ जाने की बात कर रहे थे? परम ने श्रुति से पूछा और उसकी बात सुन श्रुति कहती है, भाई मेरी दोस्त अर्पिता की मदद के लिए गए हैं, ये नंबर उसी का है। उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, वो कॉन्फ्रेंस पर है और कुछ कह नहीं रही है, लेकिन पीछे से कुछ लड़कों की आवाजें आ रही हैं। क्या? फिर तो जरूर ही वो कोई परेशानी में होगी, मैं किरण से पूछता हूँ, उसे जरूर पता होगा। कहते हुए परम फोन काट देता है। उधर वो दोनों अपनी बात कह अर्पिता को बेहोश समझ वहां से वापस बाहर की ओर चले आते हैं, लेकिन जाते हुए अपना फोन वहीं छोड़ जाते हैं। उनके जाते ही अर्पिता फुर्ती से उठ खड़ी होती है और फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। वो जल्दी में फोन पर ध्यान नहीं देती और वहां से दरवाजा खिड़की ढूंढते हुए दूसरी तरफ निकल आती है। तभी वहां रखा हुआ फोन रिंग होता है, जिसकी आवाज अर्पिता के साथ साथ वो दोनों भी सुनते हैं। फोन की रिंग सुन अर्पिता मन ही मन कहती है, अभी तक रास्ता मिला नहीं और मुसीबत पड़ गई, हमें उन दोनों के आने से पहले वहां पहुंचना होगा। कहते हुए वो भी सदे कदमों से उस तरफ चल देती है। ओ नो, फोन तो वहीं रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। कहते हुए उनमें से एक बंदा दौड़ते हुए वहां आता है और वहां अर्पिता को ना देख वो चिल्लाते हुए कहता है, अबे बंदी यहाँ नहीं है, ढूंढ उसे। आवाज सुन अर्पिता हड़बड़ा जाती है और पास में ही पड़ी प्लास्टिक की कुर्सी से टकरा जाती है, जिससे आवाज होती है और वो तुरंत मुड़कर देखता है तो अर्पिता को अपने सामने खड़ा पाता है। ओह गॉड, अब हम क्या करें? अर्पिता परेशान होते हुए चारों ओर देखकर कहती है,